हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के टू जूलॉजी। आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा पुरानी शिक्षा नीति के हिसाब से बीएससी थर्ड ईयर की फर्स्ट पेपर में था, लेकिन नई शिक्षा नीति में इसको बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में डाला गया है और ये लास्ट यूनिट में बीएससी फर्स्ट ईयर की लास्ट यूनिट में है ये। तो इसके बारे में हम सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका क्लासिफिकेशन है, ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। फाइलम प्रोटोजोआ का ये एक पैरासाइट है। इसकी क्लास है मास्टिकोफोरा, ऑर्डर प्रोटोमोनाइडिना और जीनस ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। 14th सेंचुरी में अफ्रीका में फ्लड आया था, फ्लड मतलब बाढ़ आई थी। उस दौरान पे वहाँ के लोगों में एक बहुत बीमारी फेमस हुई थी। बहुत लोगों को पता नहीं चल रहा था ये कौन सी बीमारी है। उस बीमारी में होता क्या था, लोग लगातार सोते जा रहे थे और उसके बाद वो मर जाते थे। तो ये बीमारी उनको पता नहीं थी उस समय क्या कौन सी बीमारी है। उस टाइम पे लगभग 17th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में 1734 में एक साइंटिस्ट थे, एक ऑथर थे, नवल सर्जन जॉन एटकिंस, ये वहां पर ट्रैवल करने गए थे। उसके बाद आकर इन्होंने सब अमेरिका में आकर पहली बार इसका जिक्र किया था, इस बीमारी का, ट्रिपैनोसोमा के बारे में इन्होंने सबसे पहले जिक्र किया था। उसके बाद इनके बाद नवल सर्जन जॉन एटकिंस के बाद डेविड ब्रूस 1903 में डेविड ब्रूस नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ट्रिपैनोसोमा के बारे में बताया और ये बताया कि ट्रिपैनोसोमा एक मक्खी है, सीसी फ्लाई से ये बीमारी फैलती है। तो डेविड ब्रूस ने बताया कि 1903 में कि जो बीमारी है ये जो अफ्रीका में फैली है बहुत बड़े लेवल पे, वो फैलती है एक मक्खी के द्वारा जिसका वेक्टर क्या है, ट्रिपैनोसोमा का वेक्टर क्या है, सीसी फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ग्लोसिना पैल्पिस। ग्लोसिना पैल्पिस इसका वेक्टर होता है जिसको हम सीसी फ्लाई नॉर्मली कहते हैं। तो डेविड ब्रूस को का बड़ा रोल रहा था इस ट्रिपैनोसोमा को एम्फसाइज करने में, बताने में। अब ट्रिपैनोसोमा की बात हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। ये एक स्पिंडल सेट स्ट्रक्चर होता है, इनकी बॉडी स्पिंडल सेट होती है कुछ इस तरह से। यहाँ पे काइनेटोप्लास्ट से फ्लैजिला निकला होता है, इसका लॉन्ग फ्लैजिला होता है। जैसे इस फ्लैजिला की वजह से इसको हम फ्लैजिलेट एनिमल्स कहते हैं। और इसकी बॉडी में पीछे की तरफ आपको एक बड़ा सा न्यूक्लियस देखने को मिलता है। यहाँ पर इसकी बॉडी में न्यूक्लियस होता है। आप सभी जानते हैं कि जो प्रोटोजोआस होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल है, एक ही न्यूक्लियस इसमें पाया जाएगा जो इसकी बॉडी में बाकी सारे प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। अब देखिए काइनेटोप्लास्ट, इसको कहते हैं हम काइनेटोप्लास्ट। काइनेटोप्लास्ट से ही फ्लैजिला एराइज होता है। फ्लैजिला जो बन रहा है वो फ्लैजिला एक्चुअल में माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। कि कह सकते हैं कि ये सेंट्रियोल का डेरिवेटिव है, सेंट्रियोल से ही एराइज होता है। सेंट्रियोल में जैसे 27 रेज होती हैं उसी तरह से इसमें भी ये फ्लैजिला बना होता है। तो मॉर्फोलॉजिकली इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है। अब ये फ्लैजिलेट स्पिंडल से स्ट्रक्चर किस तरह से अपनी लाइफ साइकिल चलाता है, किस तरह से ये कंप्लीट करता है, अपनी लाइफ साइकिल किस पर चलती है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसकी कुछ स्पीसीज हैं जो नॉर्मली किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकती है, बर्ड को इन्फेक्ट कर सकती है, रेप्टाइल्स को इन्फेक्ट कर सकती है, ये कई सारे ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट कर सकती है। तो स्पीसीज नॉर्मली जो इसकी स्पीसीज है टी गैम्बियंस है, जिसको हम ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस कहते हैं। ट्रिपैनोसोमा रोडिसेंस है, ट्रिपैनोसोमा रोडिसेंस होता है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी होता है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी होता है और ट्रिपैनोसोमा इवांसी, ट्रिपैनोसोमा इक्विपर्डम। ये इसकी कुछ फेमस और ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करने वाली स्पीसीज हैं जो बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरह की बीमारियां फैलाती हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। तो इन सभी स्पीसीज की लाइफ साइकिल कैसे चलती है, अब लाइफ साइकिल हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा।
ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है जब कोई मक्खी मतलब यही जो सीसी फ्लाई थी, यही मेन वेक्टर है इसका। तो सीसी फ्लाई जब किसी पॉल्यूटेड फूड को या पॉल्यूटेड वाटर पर से आती है तो सीसी फ्लाई में इसका प्रोटोजोआ जो है ये उसकी बॉडी में चला जाता है, उसके ब्लड में मिक्स हो जाता है। उसके बाद ये सीसी फ्लाई जब भी किसी ह्यूमन को बाइट करती है, ये सीसी फ्लाई क्या करेगी, किसी ह्यूमन पर आएगी और ह्यूमन को क्या करेगी, मैन को बाइट करेगी। किसी इंसान को ये बाइट करेगी तो बाइटिंग के बाद क्या होगी, स्किन में इन्फ्लामेशन होगी, स्किन इन्फ्लामेशन जलन क्रिएट होगी स्किन में। उसके बाद स्किन में जलन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये ह्यूमन के ब्लड में जाके मिल जाएगा, ह्यूमन ब्लड में पहुंचेगा। जब ये पैरासाइट ह्यूमन ब्लड में पहुंच जाता है तो इस स्टेज को हम पैरासिटीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पैरासिटीमिया कहते हैं। इस स्टेज को हम कहेंगे पैरासिटीमिया। पैरासिटीमिया स्टेज में आने के बाद, ब्लड में आने के बाद ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिज्म जो ट्रिपैनोसोमा है वो बाइनरी फ्यूजन करता है। बाइनरी फ्यूजन करता है, क्यों करता है ये बाइनरी फ्यूजन, क्योंकि इसको अपना नंबर बढ़ाना है। एक अकेला ऑर्गेनिज्म, एक अकेला प्रोटोजोन एक इतने बड़े इंसान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इसके लिए इसको एक पूरी आर्मी बनानी पड़ती है। तो आर्मी बनाने के लिए क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन करता है। बाइनरी फ्यूजन करके अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेगा, ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद होगा क्या कि हमारे बॉडी में उन सेंटर्स को ये ढूंढेगा, ह्यूमन के बॉडी में उस सेंटर को ढूंढेगा जहां पर से ये उनके एंटीबॉडीज को मार सकता हो और बॉडी पर कब्जा कर सकता हो। तो ऐसे आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी में ऐसे सेंटर्स कौन से हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। तो उसके बाद ये जब डिवीजन करने के बाद अपना नंबर बढ़ा लेगा, ये लिम्फ नोड्स में जाएगा। लिम्फ नोड्स पर जाकर ये एंटीबॉडीज बनाने वाले लिम्फोसाइट्स को मार देगा और लिम्फ नोड्स पर कब्जा कर लेगा। लिम्फ नोड पर कब्जा करेगा जब ये, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, लिम्फोडेंटाइटिस कहते हैं। लिम्फोडेंटाइटिस कहेंगे इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, लिम्फोडेंटाइटिस। जब लिम्फोडेंटाइटिस की स्टेज आएगी तो ये ऑर्गेनिज्म ये हमारी बॉडी में या ह्यूमन की बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, जिसमें नॉर्मली क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इंसान के सर दर्द होने लगेगा, फीवर भी हो सकता है हल्का सा, आर्थराइटिस या आर्थराइटिक पेन भी हो सकता है, आर्थराइटिक पेन हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है या जॉइंट्स में और दर्द होगा। उसके बाद इसके साथ साथ वीकनेस बहुत लगेगी, वीकनेस एराइज होगी, इंसान को बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगी। उसके साथ साथ एक आध सिम्टम और दिखाई देंगे, जैसे विजन में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, विजन डिस्टर्ब हो जाएगी, विजन डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सभी सिम्टम लिम्फोडेंटाइटिस स्टेज में दिखाई देने लगेंगे। अब इस लिम्फोडेंटाइटिस स्टेज में जब ये सारे सिम्टम नजर आएंगे तो इसमें क्या किया है, हमारे बॉडी में जो सेंटर्स हैं हमारी आर्मी के, यानी कि लिम्फोसाइट्स के जो एंटीबॉडीज बनाते हैं उनको ये कब्जा कर ही चुका है। तो बॉडी क्या करेगी, अनेबल हो जाएगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। तो फिर ये क्या करेगी, इसके बाद सीधा सीधा हमारे सेंसरी सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, सीएनएस को इफेक्ट करेगी। सीएनएस डायरेक्टली जुड़ा होता है आपके ब्रेन से, तो सीएनएस में नर्व्स इन्फेक्ट होंगी, नर्व्स इन्फेक्ट होंगी। तो उसके बाद धीरे धीरे हमारे ब्रेन को भी अपने कब्जे में ले लेगा, ब्रेन को कब्जे में ले लेगा। ब्रेन को कब्जे में लेने के बाद अब हमारी बॉडी में तरह तरह की और डिजीजेस बनेंगी, ये सारी बीमारियां बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएंगी, बॉडी ज्यादा वीक हो जाएगी और अल्टीमेटली जो हमारी बॉडी है वो चली जाएगी कोमा स्टेज में। आप सभी जानते हैं कि कोमा स्टेज में सिर्फ हमारी क्या चलती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा चलता है, सांसें चलती हैं बस, और बाकी इंसान सोता हुआ ही रहता है हमेशा। इसी सिम्टम की वजह से इस बीमारी का नाम क्या है, स्लीपिंग सिकनेस है। इस बीमारी का नाम है क्या, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस या इसको कंटिन्यूअस स्लीपिंग कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस या कंटिन्यूअस स्लीपिंग कहेंगे। और ये कंटिन्यूअस स्लीपिंग अल्टीमेटली डेथ क्रिएट करती है, यानी कि इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी को, स्लीपिंग सिकनेस को ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं, ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं। वैसे नॉर्मली ट्रिपैनोसोमा से फैलने वाली
अफ्रीका में जो बीमारी फैली थी वो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन से फैली थी, और इसके बाद अमेरिका में देखी गई थी जो ट्रिपैनोसोमा रोडेशियन से फैली थी। ये दो मेजर बीमारियां, इससे फैलने वाली बीमारियां थी जो ज्यादा लार्ज स्केल पर जहां पर इंसानों की डेथ हुई थी। तो इसलिए इसको यहाँ ऑब्जर्व करना, पढ़ना, इससे जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अब इसके साथ साथ ये जो कंडीशन क्रिएट हो रही है, हम देखते हैं इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो आप सब ये देख चुके हैं कि ट्रिपैनोसोमा से जो बीमारी होती है वो बड़ा सीवियर केस होता है, इंसान की डेथ तक हो सकती है। तो फिर अब हम देखते हैं इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल देखने से पहले आपको ये बता दें कि ट्रिपैनोसोमा को सबसे पहले 14वीं सेंचुरी में ऑब्जर्व किया गया था, जिससे फैलने वाली बीमारी कहाँ थी? अफ्रीका में हुई थी। तो अफ्रीका में हुई थी, कैसे पूरी दुनिया में फैल गई, ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात क्या है कि अफ्रीका में फैली है, फिलहाल ये छूने से तो फैल नहीं रही है कि कांटेक्ट से फैल रही है, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के जरिए फैल रही है। तो कंटामिनेटेड वाटर तो अफ्रीका वाला ही ले रहे हैं वहां पे, वहां से कांगो रिवर का पानी यहाँ थोड़ी ना आ रहा है। तो वहां का पानी और खाना यहाँ नहीं आ रहा, तो यहाँ ये कैसे आया? इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई अफ्रीका गया, अफ्रीका जाने के बाद किसी मक्खी ने, किसी सीसी फ्लाई ने उसको बाइट किया और वो अपने साथ लेके उस ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कंट्रीज में गया, अलग अलग कंट्रीज के पर्सन वहां घूमने गए, तो फिर उनके पास ये कॉजल एजेंट इसका आ गया। अब आ गया तो वो इंसान यहाँ पर आएगा, खाएगा, पिएगा, एक्सक्रीट करेगा, उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है किसी वाटर सोर्स में मिल गया, नदी में, नालों में, तो वहां पर क्या होगा? नदी नालों, गंदी जगहों पर ये मक्खियां क्या करती है? इंटरब्रीड करती हैं। तो मक्खियां वहां पर ब्रीड करेंगी जब, तो वो क्या करेंगी? प्रोटोजोआ को भी लेकर इंसानों की बस्ती में आते रहेंगे। इंसानों की बस्ती में आते रहेंगे, इसका क्या मतलब है? वो आएंगे, हमारे बस्ती में घुलते मिलते रहते हैं। नॉर्मली सारी मक्खियां ह्यूमन वहाँ हैबिटेट में पाई जाती हैं, तो फिर ये मक्खियां आती जाती रहती हैं। तो नॉर्मली हम क्या कंट्रोल में कर क्या सकते हैं? सबसे पहला कंट्रोल क्या हो सकता है? इससे बच के रहे, मक्खियों को अपने ऊपर ना बैठने दे, और या कोई ऐसी चीजों का उपयोग करें जिससे मक्खियां हमसे दूर रहे। तो क्या कर सकते हैं? अवॉइड सीसी फ्लाई, अवॉइड सीसी फ्लाई। इस फ्लाई के प्रोनाउंसिएशन पर खास ध्यान दीजिएगा, ये टीसी नहीं, सीसी फ्लाई है। तो एक काम, पहला काम क्या कर सकते हैं? हम अवॉइड कर सकते हैं सीसी फ्लाई को। इस पर मतलब इसको अपने आसपास या अपनी बस्ती के आसपास बैठने ना दें। किस कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए, ताकि इनकी इंटरब्रीडिंग ही खत्म की जा सके। अब ये भी कर सकते हैं कि केरोसिन वगैरह डाल सकते हैं उसमें, वाटर में जहाँ पर कहीं पानी भर रहा है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर केरोसिन वगैरह डाल देने से जो लार्वा होते हैं मक्खियों के, वो मर जाते हैं। तो ये कंट्रोल मेजर में आप डाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि मक्खियां जहां इंटरब्रीड कर रही हैं गंदे जगहों पर, उस जगह को साफ सुथरा रखा जाए। तो मतलब अपने आसपास की जगह पर क्या करें? साफ सफाई रखें, क्लीन आवर सराउंडिंग्स, जहां पर हम रह रहे हैं उस एरिया को साफ सुथरा रखें। मतलब गंदगी ना फैलने दें, ताकि उसमें वो अंडे ना दे। मक्खियां अंडे देंगे, इंटरब्रीड करेंगी, अपनी संख्या बढ़ाएंगी, तो वो प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ को कैरी करके जगह जगह पर क्या करेंगे? ट्रैवल भी करवाएंगे, पहुंचाएंगे भी। तो दूसरा काम ये कर सकते हैं, एक दवा आती है इसके लिए, सूरामाइन। सूरामाइन नाम की ड्रग आती है, सूरामाइन ड्रग। अगर इन केस इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं तो सूरामाइन नाम की ड्रग ले सकते हैं। ये ड्रग क्या करती है? इसके ये जो आता है, ये प्रोटोजोआ, इसको अंदर फिजन नहीं करने देती, बाइंडिंग फिजन नहीं करने देती, तो वो रोकती है कि ये नंबर बढ़ा नहीं पाएगा। तो अकेला हमारे जैसे इंसान की इतनी बड़ी रूप शरीर है, तो एक छोटा सा प्रोटोजोआ, आप जानते हैं प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक होता है, वो प्रोटोजोआ हमारा क्या बिगाड़ेगा? अगर उसका नंबर नहीं बढ़ेगा तो दिन में वो हमारे लिम्फोसाइट द्वारा मार दिया जाएगा। तो फिर ये ड्रग वहां पर यूजफुल होती है। और एक इंजेक्शन इसका आता है, एक इंजेक्शन इसका आता है जो लिम्फोडेंटाइटिस स्टेज में, लिम्फोडेंटाइटिस स्टेज में ही इसको मार देता है। लिम्फोडेंटाइटिस स्टेज में इसको मार देता है। इंजेक्शन का नाम है ट्रिपैनोसोमाइन। इस इंजेक्शन का नाम क्या है? ट्रिपैनोसोमाइन या ट्राइपरसोमाइन भी कहते हैं इसको। ट्राइपरसोमाइन नाम से भी कहीं कहीं मिलती है, ट्राइपर
ये इंजेक्शन इसको लगाने से ये क्या करता है, लिम्फोडेंटाइटिस कंडीशन में वो उसको रोक देता है, वो ब्रेन को और नर्व्स को इफेक्ट नहीं करने पाते हैं ट्रिपैनोसोमा। तो इस तरह इसको हम नॉर्मली कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका सीधा सीधा बचने का तरीका ये है कि इरेडिकेट करें आप इसको और इससे अवॉइड करें। ये दो मेन इसके लक्षण हैं जो मतलब इन दो वजहों से ज़्यादा ही फैलता है। तो अगर गंदगी है हमारे आसपास तो उस गंदगी को साफ रखें, गंदगी फैलाए ना, और इससे बचे रहेंगे आप लोग। इससे नॉर्मली बीमारियां फैलने, जो बीमारी फैलती है इसको ट्रिपैनोसोमियासिस, स्लीपिंग सिकनेस, अब स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीका में फैलती है तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। जो सबसे पहली फैली थी अफ्रीका में तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। और अमेरिका में फैली थी जिसको अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कहेंगे। अब एक चीज ये जानते हैं कि सभी अलग अलग स्पीसीज से फैलती है। जैसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन से फैलती है। अब अमेरिका में आने के बाद यही ट्रिपैनोसोमा इसमें कन्वर्ट हो गया रोडिसियंस में। तो ये स्पीसीज नहीं कहाँ से आई, जैसे अभी आप कोविड के बारे में पढ़ ही रहे होंगे, देख रहे होंगे सब सोसाइटी में। तो अभी तक क्या था, कोविड-19 था, उसके बाद नया जो उसका वेरिएंट आया ओमिक्रॉन। उसी तरह से ये सभी क्या होते हैं, पैथोजन अपने जो डीएनए में, डीएनए होगा या कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल होगा, उसके सीक्वेंस में, डीएनए सीक्वेंस में या नाइट्रोजनस बेसेस के सीक्वेंस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो जाता है। तो एक पुरानी जीनस से या पुरानी ही स्पीसीज से एक नई स्पीसीज डेवलप हो जाती है। तो इसी तरह से इसके 6-7 टाइप के बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाने वाली स्पीसीज पाई गई, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग तरह की बीमारियां फैलाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।